नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी की क्लास। इससे पहले वाली क्लास के अंतर्गत हमने प्लेट विवर्तनिकी का टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने प्लेट का अर्थ देखा, प्लेटों के प्रकार देखे, प्रमुख प्लेटें देखी, इसके अलावा गौण प्लेटें देखी और उसके बाद हमने प्लेटों के जो प्रमुख सीमांत हैं, किनारे हैं, उनके बारे में अध्ययन किया था। इन प्रकार के सीमांत उसके अंतर्गत बताए थे: अपसारी, अभिसारी और पारवर्ती सीमांत। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे प्लेटों में गति जो होती है उसका कारण क्या है, कि ये प्लेटें क्यों गतिशील होती हैं, किस कारण से ये प्रवाहित होती है, कौन सा बल इसके लिए उत्तरदायी है। देखिए, अभी तक प्रमाणित रूप से प्लेटों के गति के कारणों की स्पष्ट रूप से व्याख्या है वो नहीं की गई है, लेकिन जो अधिकांश विद्वान हैं उनका मानना है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो तापीय संवहन धाराएं हैं उनके कारण प्लेटें गतिशील होती हैं। आगे कुछ विद्वानों ने इनके संदर्भ में खोज की। सर्वप्रथम रमफोर्ड नामक एक विद्वान थे। तो रमफोर्ड ने संवहन धाराओं द्वारा ऊष्मा की उत्पत्ति की संकल्पना है उसको प्रस्तुत किया था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं और उसके द्वारा ये ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे प्लेटों को गति मिलती है। उसके बाद आता है हॉपकिंस। हॉपकिंस ने भी पृथ्वी के आंतरिक भाग में संवहन धाराओं की उत्पत्ति के बारे में बताया। उसके बाद आपका आर्थर वुड्स आता है। आर्थर वुड्स ने बताया था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं। उन रेडियो एक्टिव पदार्थों का लगातार विखंडन होता है, उनके विखंडन होने से ऊष्मा की उत्पत्ति होती है और वो ऊष्मा संवहन धाराओं के द्वारा पृथ्वी के बाहर आने का प्रयास करती है, जिससे प्लेटें हैं वो गतिशील होती हैं। इसके बाद एक गॉस नामक विद्वान थे। गॉस ने भी मेंटल में जो अस्थिर तापीय संवहन है उसके द्वारा प्लेटों को गतिशील होने को बताया था। लेकिन जो रेले नामक विद्वान आए, उन रेले ने तापीय संवहन धाराओं का सिद्धांत रखा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापीय संवहन धाराएं हैं वो उत्पन्न होती हैं और जब कोई भी मेंटल में जो चिपचिपापन है वो वहाँ के तापमान और दबाव के ऊपर निर्भर करता है। आंतरिक भाग में जो तापीय संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं वो क्या करती है, मेंटल को लिक्विड बनाती है और वो मेंटल का जो लिक्विड पदार्थ पाया जाता है वो वहाँ के तापमान और दबाव के ऊपर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने प्लेटों में गति के अपने अपने कारण हैं वो बताए थे। इसको संक्षेप में हम यहाँ पर देखिए प्लेटों में गति के कारण। इसके लिए प्रमाणित रूप से अभी तक इनकी स्पष्ट जो व्याख्या है नहीं हुई, जिसको हम प्रमाणित कर सके कि भाई प्लेटों में गति का कारण ये है। लेकिन जो अधिकांश विद्वान हैं पृथ्वी के अंदर तापीय संवहन धाराओं को प्लेट गति का कारण मानते हैं। ठीक है, प्लेट गति का कारण है वो मानते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो तापीय संवहन धाराएं उत्पन्न होती है, इस दिशा में सबसे पहले सर्वप्रथम देखिए, सर्वप्रथम प्रयास किया गया इस दिशा में, वो प्रयास हुआ था 1787 के अंतर्गत।
और 1700 सॉरी ये रमफोर्ड नामक एक विद्वान थे और रमफोर्ड ने सर्वप्रथम रमफोर्ड ने सर्वप्रथम रमफोर्ड ने 1787 में, ठीक है, सबसे पहले रमफोर्ड नामक विद्वान, उन्होंने 1787 में संवहन धाराओं द्वारा ऊष्मा के संवहन धाराओं द्वारा ऊष्मा के आविर्भाव ऊष्मा के आविर्भाव को माना कि ऊष्मा जो उत्पन्न होती है वो किसके द्वारा होती है? संवहन धारा। उसके बाद आए हॉपकिंस। हॉपकिंस जो विद्वान थे, इन्होंने 1839 में, तो हॉपकिंस ने 1839 में क्या किया? पृथ्वी के आंतरिक भाग में संवहन धाराओं की संकल्पना के विषय में चर्चा की। हॉपकिंस ने पृथ्वी के अभ्यंतर या आंतरिक भाग में संवहन, पृथ्वी के अभ्यंतर में संवहन धाराओं द्वारा ऊष्मा उत्पत्ति पर चर्चा, ठीक है। हॉपकिंस ने कर दी थी 1839 में। इसके बाद में आता है आर्थर होम्स। तो आर्थर होम्स ने 1800 कितना समय इसका आर्थर होम्स का, सॉरी 1928 में, आर्थर होम्स ने 1928 में, ठीक है। तो आर्थर होम्स ने पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं उसके द्वारा तापीय संवहन तरंगों की उत्पत्ति को माना। पृथ्वी के अभ्यंतर में या आंतरिक भाग में रेडियो एक्टिव पदार्थों से संवहन धाराओं की उत्पत्ति को माना, ठीक है। कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में संवहन धाराओं की जो उत्पत्ति होती है वो रेडियो एक्टिव पदार्थों के कारण होती है। इसके बाद आता है गॉस। एक गॉस नामक विद्वान, देखिए रमफोर्ड आ गया, हॉपकिंस आ गया, आर्थर होम्स आ गया और अगला आ रहा है गॉस, GI या IG गॉस के नाम से। तो गॉस ने माना कि गॉस ने मेंटल में अस्थिर तापीय संवहन धाराओं को स्पष्ट किया था। इन्होंने मेंटल में अस्थिर संवहन धाराओं को स्पष्ट किया।
ठीक है, गॉस का यूँ तो है कि मेंटल के आंतरिक भाग में स्थिर संवेदन धाराएं होती हैं। उसके बाद आता है रेले। तो रेले नाम, देखिए गति के कारणों में विभिन्न विद्वानों का योगदान है, किसी ने क्या माना, किसी ने क्या कारण बताया। रेले क्या बता रहा है कि रेले ने तरल पदार्थों में तापीय संवेदन धारा का सिद्धांत रूप बताया। इन्होंने, ठीक है, रेले ने तरल पदार्थ में तापीय संवहन धारा का सिद्धांत रूप बताया। तापीय संवहन धारा का सिद्धांत रूप, और वो सिद्धांत रूप क्या था उसको इन्होंने नीचे स्पष्ट किया। क्या बताया, देखिए अब हम इसका सिद्धांत रूप देखेंगे। इसका सिद्धांत रूप क्या है, किसका, रेले का। इन्होंने तरल पदार्थ में तापीय संवहन धारा का सिद्धांत रूप है वो बताया था। इनके अनुसार ये सिद्धांत रूप क्या है कि मेंटल में चिपचिपापन है वो तापमान और दबाव पर निर्भर है। ठीक है, मेंटल में जो चिपचिपापन होता है वो तापमान और दबाव पर निर्भर होता है। इनके अनुसार मेंटल में चिपचिपापन तापमान व दबाव पर निर्भर होता है। अब वो तापमान और दबाव पर कैसे निर्भर होता है इसको इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया। किस रूप में, जब किसी द्रव परत को नीचे से गर्म किया जाता है, जब किसी द्रव्य परत को नीचे से गर्म किया जाता है ठीक है, कि जब किसी द्रव्य परत को नीचे से गर्म किया जाता है तो द्रव्य अस्थिर हो जाता है और ऊर्ध्वाकार गति करता है। तो द्रव्य अस्थिर हो जाता है और ऊर्ध्वाकार गति करता है ऊपर की तरफ। ठीक है, अस्थिर होकर के वो ऊपर की तरफ गतिशील होता है, क्रस्ट की तरफ आने का प्रयास करता है। क्रस्ट के नीचे पहुंचकर वो ठंडा हो जाता है और नीचे की ओर मुड़ जाता है। जब वो नीचे से तो गर्म होता है, लेकिन जैसे ही वो क्रस्ट के पास पहुंचता है वो पहुंचने के बाद ठंडा हो जाता है और वापस नीचे की ओर मुड़ जाता है। क्रस्ट के पास पहुंचकर ठंडा हो जाता है और नीचे की ओर
मुड़ जाता है। ठीक है, क्रस्ट के नीचे पहुंच गया, ठंडा हो गया और नीचे की तरफ मुड़ गया। इसलिए नियमित उसमें नियमित प्रवाह चक्र स्थापित हो जाता है। इसलिए उसमें नियमित प्रवाह चक्र स्थापित हो जाता है। ये है रेले। रेले ने तरल पदार्थ में तापीय संवहन धारा का सिद्धांत रूप बताया कि मेंटल में जो चिपचिपापन है वो तापमान और दबाव पर निर्भर होता है। जब किसी भी द्रव्य पदार्थ है उसको नीचे से गर्म किया जाएगा, वो अस्थिर हो जाएगा और अस्थिर होने के बाद वो ऊपर की तरफ गति करेगा, क्रस्ट के पास पहुंचेगा, ठंडा होगा और वापस नीचे की तरफ मुड़ जाएगा। इसलिए इसका एक नियमित प्रवाह चक्र है वो स्थापित हो जाता है। देखिए, प्लेटों में गति के कारणों की अभी तक प्रमाणित रूप से स्पष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन जब खोजें हुई अधिकांश विद्वानों का जो मानना था वो तो था तापीय संवहन धारा, जिसके कारण प्लेटें गतिशील होती है। इसके संबंध में सर्वप्रथम रमफोर्ड ने 1787 में तापीय संवहन धारा द्वारा ऊष्मा की उत्पत्ति को माना। हॉपकिंस ने भी 1839 में पृथ्वी के आंतरिक भाग में संवहन धाराओं द्वारा ऊष्मा उत्पत्ति के विषय में चर्चा की। आर्थर होम्स ने 1928 में कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तो रेडियोएक्टिव पदार्थ होते हैं, उससे संवहन धाराओं की उत्पत्ति होती है। इसके बाद गॉस नामक विद्वान ने भी मेंटल में स्थित तापीय संवहन धाराओं को स्पष्ट किया था। रेले ने तापीय संवहन धाराओं को सिद्धांत रूप में बताया था और बताया था कि मेंटल में जो चिपचिपापन है, लिक्विडपन है, वो तापमान और दबाव पर निर्भर करता है। और उन्होंने इसको स्पष्ट करने के लिए कहा कि जब कोई भी जो द्रव्य पदार्थ है उसको नीचे से गर्म किया जाएगा तो वो ऊपर की तरफ गति करेगा, वो क्रस्ट तक पहुंचेगा, ठंडा होगा और वापस नीचे की तरफ मुड़ जाएगा। इस प्रकार उसमें नियमित चक्र स्थापित हो जाएगा। देखिए इसको किस प्रकार से उन्होंने डायग्राम के द्वारा स्पष्ट किया। तो ये है गति के मेन कार्य। इसके लिए जो एक डायग्राम बनाया हूं कि ये तो है पृथ्वी का मेंटल आंतरिक भाग है, या पूरा का पूरा मेंटल के रूप में होगा आंतरिक भाग मेंटल। मेंटल को हम पहले पढ़ चुके हैं कि तरल अवस्था में होता है, अत्यधिक तापमान होता है। अब इसके कारण इन्होंने माना कि दो प्रकार के संवहन तरंगों की उत्पत्ति होती है, एक असेंडिंग आरोही और एक डिसेंडिंग अवरोही क्रम। तो ये संवहन तरंगें ऊपर उठती है। इन संवहन तरंगों के रूप में ऊष्मा है वो ऊपर आने का प्रयास करती है। ठीक है, ये संवहन तरंगें इस प्रकार से ऊपर की तरफ गतिशील होती हैं। या आपके महाद्वीपीय भूखंड होते हैं भूपर्वत के पास में। ठीक है, ये महाद्वीपीय भूखंड है। अब होता क्या है,
जहां पर दो संवहन धाराएं एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करते हैं। ये जैसे ही भूपर्पट्टी के पास आती हैं तो भूपर्पट्टी के पास आकर टकराकर इनकी गति है वो डाइवर्ट हो जाती है। देखिए ये इधर चली गई और ये इधर चली गई। आगे जाकर यहाँ पर क्या हो रहा है कि संवहन धाराएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती हैं। तो इस क्षेत्र में कहने का मतलब महासागर का विस्तार होता है। महासागर का निर्माण होगा। ये आपका स्थलीय भाग है पूरा का पूरा, पर्वतीय भाग के रूप में। ये संवहन धारा इस प्रकार से गति करेंगी। एक संवहन धारा की उत्पत्ति होती है इस क्षेत्र में। ये वापस महाद्वीपीय भूखंड आ गया। इसमें इधर से आ रही है दोनों संवहन धाराएं, जब आपस में टकराती हैं तो टकरा कर ही इनकी गति नीचे की तरफ हो जाती है। ठीक है, तो दो प्रकार के स्तंभ की संवहन धाराओं की उत्पत्ति होती है। एक तो है अवरोही संवहन धाराएं, ये या उठते हुए स्तंभ की संवहन धाराएं वो कहते हैं उठते हुए स्तंभ की संवहन धाराएं। और ये है आपके गिरते हुए स्तंभ की संवहन धाराएं। देखिए जब ये मेंटल से इनका प्रवाह चक्र फिर स्थापित हो जाएगा। ये मेंटल का पदार्थ है, मेंटल में पहुंचकर ये फिर से गर्म होगी और फिर से गर्म होकर के इनका ये चक्र है वो इस प्रकार से स्थापित हो जाएगा। ये वापस ऊपर की तरफ गति करने लग जाएगा। ठीक है, ये आपका मेंटल का भाग है। ये आपका पूरा का पूरा मेंटल। अब ये चक्र स्थापित हो गया। ठीक है, जब ये मेंटल में रहती है तो ये गर्म रहती है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की अति गर्म जिसको कहे हम बहुत ज्यादा तप्त होती है, अति तप्त, अति तप्त, फिर ये और ऊपर जाकर के थोड़ी ठंडी हो जाती है तो तप्त रह जाती है, फिर ये धरातल के पास पहुंचकर कैसे हो जाती है, ठंडी हो जाती है, ठंडी होकर के ये वापस नीचे की तरफ मुड़ती है तो यहाँ पर भी ये ठंडी रहती है। जैसे जैसे नीचे की तरफ जाती है तो ये गर्म हो जाती है तप, और वापस मेंटल में पहुंचकर क्या हो जाती है, अति तप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से ये संवहन धाराओं की जो गतिशीलता है वो बनी रहती है। इनका एक चक्र स्थापित हो जाता है और चक्र के कारण इस प्रकार से इनका क्रम है वो चलता रहता है। अब देखिए जहां पर नीचे से पृथ्वी के आंतरिक भाग से संवहन धाराएं ऊपर आई, ऊपर आकर भूपर्पट्टी पे दो भागों में डिवाइड हो गई, दो भागों में डिवाइड होकर के यहाँ पर अपसारी सीमा का निर्माण हो गया। इस क्षेत्र में एक नई भूपर्पट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था पिछले अपसारी प्लेट सीमा के अंतर्गत नई भूपर्पट्टी का निर्माण होता है, महासागर का निर्माण होता है, महासागर का फैलना है वो शुरू हो जाता है, जिसको सी फ्लावर स्प्रेडिंग के नाम से जाना जाता है, महासागरीय निकल का प्रसरण। लेकिन जैसे दो विभिन्न दिशाओं से आने वाली संवहन धाराएं एक दूसरे से टकराती हैं तो टकराने के कारण क्या होता है, एक तरफ निर्माण हो रहा है तो दूसरी तरफ विनाश होता है। इस क्षेत्र में क्या होता है कि जो हल्की
भारी प्लेट है वो हल्की प्लेट के नीचे छेपित हो जाती है। छेपित होने के कारण भारी प्लेट का जो अग्रभाग है वो हल्की प्लेट के नीचे मेंटल में चला जाता है। जैसे ये दोनों प्लेटें दो प्रकार की संवहन धाराएं टकराई, इनका जो क्षीण भाग था वो मेंटल में चला गया, मेंटल में जाकर के ये लिक्विड हो गया, लिक्विड होकर के वापस क्या होगा, ज्वालामुखी क्रिया इसके द्वारा वापस ये धरातल पे आने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से सब प्लेटों में इन कारणों से गति है वो संचालित होती है। तो ये है आपका प्लेटों में गति के कारण, जिसको विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार स्पष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन प्रमाणित रूप से अभी तक किसी की स्पष्ट व्याख्या है या स्पष्ट सिद्धांत के रूप में स्थापित है वो नहीं हुआ है। तो ये हो गया प्लेटों में गति के कारण, ये इसका डायग्राम हो गया और ये अब हम पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिकी के जो प्रभाव है वो क्या क्या है। जैसे महासागरीय निकल का प्रसरण हो रहा है, महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है, दरार घाटियां हैं वो चौड़ी हो रही है, पर्वतों का निर्माण हो रहा है। तो इसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। आपको धन्यवाद।